अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किस्से कहानियाँ। वीडियोस की तमाम अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो इन वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। और आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी कहानी लोगों तक पहुँचे या आप अपनी कोई कहानी सुनाना चाहते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप वो कहानी लिखकर भेज सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में हम सुनते हैं एक किफ़ायतशार बीवी की ये दिलचस्प कहानी। आज आपकी भावज आई थी बिरयानी की प्लेट लेकर। फलक ने शोहर के ऑफिस से वापसी पर इत्तला पहले दी और चाय का कप बाद में पेश किया। तो तुम पहले चाय क्यों लेकर आई, बिरयानी तो चखाओ ज़रा। खालिद ने चाय का कप एक जानिब सरकाते हुए बेगम को मुखातिब किया। बिरयानी देने का तो बहाना था, असल में तो वह अपना नया कोट दिखाने आई थी। ऐसा शानदार गरम कोट है, मशहूर ब्रांड ने सीज़न के आखिर में सेल लगाई थी। 60% ऑफ पर 6000 का कोट सिर्फ 2600 में मिल गया, फलक ने खालिद को बताया। अच्छा भाई, भाभी चाय अपना नया कोट दिखाने के लिए आई थी, लेकिन लाई तो बिरयानी ही थी ना, ज़रा चखाओ तो सही। मटन बिरयानी थी या चिकन बिरयानी? खालिद की सुई वहीं अटकी थी और फलक भिनक कर रह गई थी। आप तो ऐसा नदीदापन दिखा रहे हैं जैसे ज़िंदगी भर बिरयानी नसीब ही ना हुई हो। हर संडे को बिरयानी बनाती तो हूँ मैं, और नहीं बची आपके लिए बिरयानी। आपके तीनों बच्चे ताई के जाने के बाद नदीदों की तरह टूट पड़े थे बिरयानी पर। मुझे भी एक दाना चखना नसीब ना हुआ तो आपके लिए कहाँ से बचती? फलक ने जवाब दिया। शाइस्ता भाभी बिरयानी बहुत लाजवाब बनाती हैं, तुमने जिक्र करके मेरा दिल ललचा दिया। खालिद ने मायूसी के आलम में चाय का कप उठा लिया था। ज़्यादा जी चाह रहा है तो रात के खाने में बिरयानी ही बना लेती हूँ, चिकन का पैकेट तो पड़ा ही है फ्रीज़र में। फलक ने फिक्रमंदी का मुजाहिरा किया था। बस रहने भी दो, जो तुम बनाते हो वह बिरयानी कम और खिचड़ी ज़्यादा लगती है। चावल आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं। खालिद की ज़बान फिसल गई थी। फलक कुछ ना बोली। कमान से तीर निकलने के बाद खालिद को गलती का एहसास हुआ था। निगाहें उठाकर बीवी को देखा तो भस्म कर देने वाली निगाहों की ताब न लाई गई थी। मेरे कहने का मतलब था कि आज क्यों तुम खुद को थकाओगी? सालन तो तुम बना ही चुकी हो, बिरयानी फिर कभी बना लेना। खालिद ने बेगम को मुखातिब किया था, मगर बेगम की तपती निगाहें इनके चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। संगीन गलती की तिलाफी कैसे मुमकिन हो? खालिद का जहन तेज़ी से काम करने लगा था। अच्छा, तुम क्या बता रही थी कि शाइस्ता भाभी अपने लिए कोट लेकर आई हैं? अगर वाकई कोई मशहूर ब्रांड ने सेल लगाई है तो एक कोट तुम भी खरीद लाओ। वैसे भी पिछले दिनों तुम कह रही थी ना कि इस साल तुमने कोई नई जर्सी या नया कोट नहीं खरीदा है, और ख़ानदान में कई फंक्शंस भी तो हैं। नुजरत बाजी के पोते का अकीका है, यूसुफ के बेटे की सालगिरह है और तुम्हारे मेके में भी फंक्शंस हैं, खालिद ने कहा। जी हाँ, मेरे मेके में भी कई फंक्शंस हैं, लेकिन हमारे नसीब शाइस्ता भाभी जैसे थोड़ी हैं, जिन्हें शॉपिंग करने के लिए ये नहीं देखना पड़ता कि महीने का शुरुआत है या आखिर। हमें तो हिसाब किताब से चलना पड़ता है, फलक ने आह भरते हुए कहा। और चूँकि गुफ्तगू का रुख अब फिर शाइस्ता भाभी की तरफ मुड़ गया था, खालिद को खतरा महसूस हुआ कि शाइस्ता भाभी की लाजवाब बिरयानी की तारीफ उनके सुकून छीनने का सबब न बन जाए। अब बेगम का ध्यान हटाना ज़रूरी हो गया था। अब हमारे हालात भी ऐसे गए गुजरे तो नहीं हैं बेगम। महीने का आखिर चल रहा है तो क्या हुआ, मैं तुम्हें 2,500-3 हज़ार तो दे ही सकता हूँ। कोई अच्छा सा गर्म कोट अपने लिए भी खरीद कर ले आओ। घरेलू सुकून की खातिर खालिद साहब ने हातिम ताई की कब्र पर लात मारना ही मुनासिब समझा था। मजाक कर रहे हैं ना आप? आंखें सिकोड़ कर बेयकीनी से फलक ने पूछा। मजाक तुम समझती कब हो? मजाक मजाक में शाइस्ता भाभी की बिरयानी की तारीफ की और तुम्हारा मूड बुरी तरह ऑफ हो गया। अरे गोली मारी शाइस्ता भाभी की बिरयानी को। आप कह रहे थे ना 2,500-3 हज़ार देने की, तो फिर दे दीजिए। फलक ने फौरन ही फ़ायदा उठाना चाहा। कल दे दूंगा ना, ऐसी भी क्या बेएतबारी है, खालिद ने बोला। महीने का वाकई आखिर चल रहा था, बटवे में गिने चुने नोट ही रह गए थे, लेकिन बेगम थी जो वादे पर अड़ी थी और अब भी रुपए लेकर ही मानी। शाइस्ता भाभी को अपने साथ ले जाना, उनकी चॉइस अच्छी है, तुम खुद पता नहीं क्या उठाकर ले आओगी। खालिद खुद को कहने से बाज न रख पाए थे। फलक बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली गई थी। इनका दिमाग खराब था जो वे शाइस्ता भाभी को अपने साथ लेकर जाती।
شائستہ بھابھی تو اول درجے کی فضول خرچ خواتین تھیں، مشہور برانڈ کا نام دیکھ کر ہزاروں روپے لٹا آتی تھیں، جبکہ لنڈا بازار سے ایسے بہترین کوٹ مل جانے تھے، بس چھانٹنے کا فن آنا چاہیے، اور فلک خود کو اس فن میں ماہر سمجھتی تھی۔ اگلے ہی دن جب بچے اسکول سے لوٹے تو اس نے سب سے بڑے بیٹے کو ساتھ چلنے کے لیے راضی کر لیا۔ شاپنگ پر جا رہی ہوں، چلو گے نا میرے ساتھ؟ واپسی پر زنگر برگر کھلائیں گی تو چل پڑوں گا۔ 12 سالہ حارث بھی انہی کا بیٹا تھا، ساتھ جانے کی رشوت مانگی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ لنڈا بازار کسی پڑوسن یا رشتہ دار کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی، پھر وہاں کی خریداری کو وہ برانڈڈ خریداری کیسے قرار دیتی؟ تو بیٹے کا کہا ماننا ہی پڑا۔ دونوں چھوٹے بیٹوں کو قریب ہی رہنے والی شائستہ بھابھی کے گھر روانہ کیا۔ خالد کو فون کر کے کہہ دیا کہ آفس سے واپسی پر بچوں کو ساتھ لے کر گھر آ جائیں۔ پھر مین روڈ پر آ کر رکشہ پکڑا تھا۔ کمبخت نے 250 روپے مانگے اور بہت بحث کے بعد 200 پر راضی ہوا۔ آپ لنڈا بازار جا رہی ہیں اور آپ نے مجھے یہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ رکشہ والے سے کی جانے والی گفتگو حارث کے کانوں میں بھی پڑ گئی تھی۔ اب اس کے ایٹھنے کی باری تھی۔ سارے راستے وہ منہ بنا کر بیٹھا رہا۔ نخرے تو دیکھو لاٹ صاحب کے۔ فلک کو بیٹے کے نخرے پر تاؤ چڑھ رہا تھا۔ لنڈے بازار کی رونق اور اس کی گہما گہمی عروج پر تھی۔ فلک بیٹے کا ہاتھ پکڑے رش میں سے جگہ بنائے ڈھنگ کے آئٹم ڈھونڈنے لگی۔ سب سے پہلے بچوں کے جوگرز جوتوں کے پہاڑ سے کھینچ کر نکالے۔ نئے سے جوگر جو کسی مشہور کمپنی کی خریدے جاتے تو 2200 سے کم کسی طور پر نہ ملتے۔ فہد اور سعد کے لیے لے لیتی ہوں، کیسے شاندار جوتے ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا کہ لنڈا بازار سے لیے ہیں۔ فلک نے فوراً ہی فیصلہ کیا تھا۔ دونوں بھائیوں کے سائز کا جوتا آسانی سے مل گیا تھا۔ دکاندار نے منہ پھاڑ کر ایک جوڑے کی قیمت 500 روپے لگائی تھی۔ امپورٹنٹ جوتا ہے باجی، کوالٹی تو دیکھو ذرا، پھر بالکل نیا ہے۔ مارکیٹ میں اس طرح کے جوتے 2800 سے کم کے نہیں ملتے۔ آپ کی مرضی ہے، لینا ہے تو لیں ورنہ اور بھی گراہک ہیں، دکاندار نے بیزاری سے بولا تھا۔ 2 جوڑے لوں گی اور 600 روپے سے 1 روپہ فالتو نہ دوں گی، وہ ڈھیٹ ہو کر بولی تھی۔ آخرکار فائنل سودا 700 میں ہوا تھا۔ اگلی نگاہ لیڈیز شوز پر پڑی تھی، اور بالکل ایسا ہی جوتا تو پچھلے مہینے ان کے دل کو بھایا تھا۔ اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ جب فلک شاپنگ کرنے گئی تھی تو نگہت نے بالکل ایسا ہی جوتا 3600 روپے کا خریدا تھا۔ وہ نوکری پیشہ تھی، اپنے لیے اتنی مہنگی شاپنگ دھڑلے سے کر سکتی تھی۔ اس برانڈڈ جوتے سے ملتے جلتے ڈیزائن کا یہ جوتا صرف 700 میں مل رہا تھا۔ فلک نے بھاؤتاؤ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس بار دکاندار اس کے بس میں نہ آیا۔ آپ کے سامنے کی بات ہے باجی، ابھی چشمے والی باجی ایسا ہی جوتا 800 میں لے کر گئی ہیں، میں پھر آپ کو رعایت دے رہا ہوں، دکاندار نے حمایتی انداز میں بولا تھا۔ آخر فلک نے وہ جوتا 700 میں ہی خرید لیا تھا۔ اگلے مرحلے میں اس کی نگاہ ایک ہینڈ بیگ پر پڑی جو اس کے من کو بہت بھایا تھا۔ لیدر بیگ کی قیمت صرف 300 روپے تھی۔ ایک اور لڑکی بھی وہ ہینڈ بیگ الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی تھی تو فلک نے بحث میں پڑنے کے بجائے فوراً ہی وہ بیگ خرید لیا تھا۔ حارث اب بیزار ہونے لگا تھا۔ اتنی دیر ہو گئی ہے مما، آپ نے اتنی دکانیں گھوم لی ہیں، کچھ نہ بھی خریدنا ہو تب بھی آپ چیزیں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگ جاتی ہیں، اب بس بھی کریں، وہ اکتا کر بولا تھا۔ شاپنگ ایسے ہی تو ہوتی ہے بیوقوف، انہوں نے بیٹے کو ڈپٹا تھا۔ حارث بیزار شکل بنائے کھڑا رہا۔ اچھا یہ جیکٹ تو چیک کرو، تمہارے سائز کی ہے نا؟ فلک نے بیٹے کو گھورنے کے بعد جیکٹ اس کے جانب بڑھائی تھی۔ مما میں لنڈا بازار کی چیزیں بنا دھلے نہیں پہنتا، حارث نے ناک چڑھا کر کہا۔ فلک نے مزید تیوریاں چڑھائی تو حارث نے جیکٹ پہنی اور پہنتے کے ساتھ ہی اتار بھی دی۔ اچھی طرح تو پہن لیتے، میں سائز چیک کر لیتی، فلک بولی۔ ایک دم فٹ ہے باجی، ایسی جیکٹ تو آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی، دکاندار نے اسے مخاطب کیا۔ ساتھ والی دکان پر، حارث بڑبڑایا تھا۔ فلک نے بیٹے کو گھورا، پھر دکاندار سے بھاؤتاؤ کرنے لگی۔ 250 پر سودا طے ہوا۔ ابھی لیڈیز کوٹ کی خریداری کا مرحلہ باقی تھا۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی فلک کو اپنے ناپ کا کوٹ نہیں ملا تھا۔ چل چل کر ٹانگیں بھی جواب دے چکی تھی، اوپر سے حارث نے تھک گیا ہوں مما کا راب الاپنا شروع کر دیا تھا۔ میری توبہ، جو آئندہ تمہیں ساتھ لے کر آئی، فلک نے جھنجھلا کر بیٹے سے بولا۔ 2-4 دکانیں مزید کھنگالنے کے بعد اپنے لیے ایک جرسی خرید لی۔ 400 روپے دکاندار کو دینے کے بعد پرس میں جھانکا تو خالد کے دیے گئے 3000 میں سے صرف 400 کچھ روپے ہی بچے تھے۔ مزید خریداری کا ارادہ چھوڑتے ہوئے اب واپسی کی ہی ٹھانی۔ واپسی پر رکشہ کا کرایہ بھی 250 روپے بنا تھا۔ میرے زنگر برگر کے تو پیسے ہیں نا مما، گلی کے نکڑ پر پہنچ کر حارث نے ماں کو یاد دلایا۔ کوئی زنگر ونگر نہیں،
तुम अकेले खाओगे और छोटो दोनों मुंह देखेंगे? अंडे शामी कबाब वाले 5 सादा बर्गर ले आओ। मुझ में रात का खाना बनाने की हिम्मत नहीं, बर्गर खाकर ही गुजारा कर लेंगे, फलक ने कहा था। पर्स के छिपे खाने में से 500 रुपये का नोट निकाला। ये रोज़मर्रा के खर्चे में से हेरा फेरी करके बचने वाली जाती बचत थी। आज ये पर्स के छिपा खाना खोलने की भी नौबत आ गई थी, लेकिन आज मजबूरी थी। थकन से वाकई बुरा हाल था। हारिस ने मुंह बनाते हुए नोट पकड़ा था। जो पैसे बचे वो मुझे याद से दे देना, कहीं भूल जाओ, फलक ने हारिस को ताकीद किया। कितने पैसे बचेंगे? और मैं भूल भी जाऊं तो आप भूलेंगी क्या? हारिस बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। बहुत बदतमीज हो गया है। फलक शॉपिंग बैग संभालती हांफती कांफती घर की तरफ चल पड़ी थी। अगले ही हफ्ते इसके देवर यूसुफ के बेटे की सालगिरह थी। काफ़ी मन्नतों के बाद यूसुफ और शगुफ्ता की शादी के 5 बरस के बाद बेटा पैदा हुआ था। पैदाइश के हफ्तों बाद ही धूमधाम से अकीका हो चुका था और अब इससे भी ज़्यादा धूमधाम से इसकी पहली सालगिरह मनाई जा रही थी। पूरे ख़ानदान को बुलाया गया था। सभी उनकी खुशी में खुशदिली से शरीक हो रहे थे। फलक ने भी फंक्शन के लिए खूब तैयारी की थी। कल रात को घर पर ही अपना फेशियल किया था। अब वे शाइस्ता भाभी की तरह फिजूल खर्च तो थी नहीं जो हज़ारों रुपए पार्लर जाकर फूंक आती। निगहत ने ब्यूटिशियन का कोर्स कर रखा था। इसी के मशवरे से सामान खरीदकर वे फेशियल खुद ही कर लेती थी। इस महंगाई के दौर में इन जैसा किफ़ायतशार कोई हो सकता है भला? खालिद भी अगर चेहरे की चमक की तारीफ कर देते तो गोया मेहनत वसूल हो जाती। फंक्शन में जाने के लिए तैयार होने लगे तो देर पर देर होने लगी थी। खालिद आदत के मुताबिक खफा होने लगे थे। देर हो रही है फलक बेगम, यूसुफ के घर सब पहुंच चुके हैं, सिर्फ हमारा ही इंतज़ार हो रहा है। 2 बार फ़ोन आ चुका है यूसुफ का। अच्छा भाई, हम भी निकल ही रहे हैं, मैं तैयार हूँ, फलक ने ऐलान किया था। मम्मा मेरे जॉगर्स तो बहुत छोटे हैं, साद ने ऐन वक्त पर दुहाई दी। मेरे वाले भी। फहद भी जूते में पाँव घुसाने की कोशिश में नाकामी के बाद बोल उठा था। ये वे जॉगर्स थे जो वह पिछले हफ्ते लुंडा बाजार से खरीद कर लाई थी। मैं जब खरीद कर लाई थी तब भी मैंने तुम्हें कहा था कि पहनकर देख लो, क्यों नहीं पहनकर देखा? फलक गुर्राई। मम्मा मैं भी ये जैकेट नहीं पहन रहा, इसकी आस्तीन बहुत छोटी है। हारिस ने भी जैकेट उतार कर सोफे पर फेंकी। फलक ने खा जाने वाली निगाहों से हारिस को देखा। कैसी माँ हो, तुम्हें बच्चों के साइज़ का अंदाज़ा नहीं? और कम से कम जूते खरीदते वक्त तो बच्चों को साथ ले जाना चाहिए था ना? खालिद खफा हुआ था। पुराने वाले जूते पहन लो फहद साहब। और हारिस नखरे मत करो, आस्तीन छोटी नहीं है, पहनो यही जैकेट। फलक ने तीनों बच्चों को मुखातिब किया, फिर अपने कोट और शूज़ पहनने लगी। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा फलक? इतनी हाई हील वाला जूता पहनोगी? 3री मंजिल पर घर है यूसुफ का, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मोच आ जाएगी। इतना वज़न बढ़ रहा है तुम्हारा, मैं कैसे सहारा दे पाऊँगा? खालिद ने मुखातिब किया। शौहर को तीखी निगाहों से घूरकर वे चाबियों का गुच्छा उठाने दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गई। कैसी काली ज़बान है आपकी, मेरा पाँव मुड़ गया है, दूसरे कमरे से चीखनुमा आवाज़ आई। मम्मा आप जब भी हाई हील पहनती हैं आपका पाँव मुड़ जाता है और कसूर पापा की ज़बान का निकल आता है। हारिस कहे बगैर ना रह पाया था। खालिद ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी जब्त की। फलक कराहती हुई आई थी और पहले हारिस को एक झापड़ रसीद किया। वह डीठ हंसता ही रहा। स्टाइलिश हाई हील वाले शूज़ उतारकर फलक ने फ्लैट सोल वाला जूता पहन लिया। नई खरीदी जर्सी भी सूट के साथ मैच न हुई। सर्दी का आखिर था, लेकिन मुल्तान में अब भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। पिछले साल की खरीदी गई जर्सी और शॉल को पहनकर वे शौहर और बच्चों के साथ यूसुफ के घर पहुंची थी। आज भी महफिल में सबसे नुमाया शाइस्ता भाभी ही थी। फलक की दूसरी देवरानियों ने तो खुले दिल से शाइस्ता भाभी की ड्रेसिंग की तारीफ़ें की थी। फलक ने भी मरे मरे अंदाज में हाँ में हाँ मिला ही दी, लेकिन वापसी के सफ़र में वे शौहर को जताए बगैर ना रह पाई। कदर किया करे मेरी, कितनी किफ़ायत शायरी से काम लेती हूँ। शाइस्ता भाभी ने महज साल भर के बच्चे की सालगिरह में शिरकत के लिए ही नया जोड़ा सिलवा लिया, और मैंने नए जोड़े का मुतालबा तो दूर, ऐसा सोचा भी नहीं। ऐसी बीवियाँ किस्मत वालों को मिलती हैं, फलक ने शौहर को मुखातिब किया था। ड्राइविंग करते हुए खालिद ने जवाब में कुछ बोलने से गुरेज किया। बीवी को जवाब देना इन्हें बहुत महंगा पड़ता था, वरना वह भी बीवी को जता सकते थे कि शाइस्ता भाभी बहुत सलीकेमंद खातून है, उनकी पसंद भी आला है और उन्हें पहनने ओढ़ने का ढंग भी आता है। बेशक तौफीक भाई की तनख्वाह खालिद के मुकाबले कई ज़्यादा थी। शाइस्ता भाभी महंगी शॉपिंग आसानी से कर सकती थी और वह करती भी थी, लेकिन वह फलक की तरह फिजूल खर्च ना थी।
وہ کچھ بھی چیز خرید کر پیسے ضائع نہ کرتی تھی۔ خود کو کفایت شار کہنے والی فلک کو آج تک نہ بچت کرنا آیا تھا اور نہ ہی خریداری کرنے کا ڈھنگ۔ جس طرح اپنی گنجائش کے مطابق مہنگی خریداری کرنے والا ہر شخص فضول خرچ نہیں ہوتا، اسی طرح سستی خریداری کے نام پر کچھ بھی خریدنے والا شخص کفایت شار کبھی نہیں کہلا سکتا۔ مگر خالد بیوی کو یہ بات نہیں سمجھا سکتا تھا۔ فلک کا موڈ بہت جلدی بگڑتا تھا اور اس بگڑے موڈ کو خوشگوار بنانے کے لیے خالد کو اپنی جیب ڈھیلی کرنی پڑتی تھی۔ کفایت شاری اور عقل مندی کا تقاضا یہی تھا کہ بیوی کو ناراض کرنے سے گریز کیا جائے تاکہ منانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ خالد چپ چاپ ڈرائیونگ کرتے رہے اور فلک اپنی کفایت شاری کے گن گاتی رہی۔